जब सब सत्य में कतार होती है, जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हम हर एक देश के झंडे पर एक नीला। डर के भागते हैं हमारे सवाल से, जो डर के भागते हैं हमारे सवाल से, उनसे जवाब मांगना है, सोइएगा मत। ठीक है। नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पीति इंडिया। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विकसित भारत की। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि 2047 में हमारे स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने वाले हैं, और इन 100 सालों में हमने क्या अचीव किया, ये हमें देखने की ज़रूरत है। और साथ में ये समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह का विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विकसित भारत बनाने का जो सपना देख रहे हैं, उनका सपना क्या है, और हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग भी किस तरह का विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे अनुराग मेश्राम जी को, और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि हमें किस तरह का विकसित भारत बनाना है, किस तरह का विकसित देश बनाना है, हमारे देश के युवाओं को किस दिशा में हमें आगे बढ़ाना है, कैसा उनको दिशा निर्देशन करना है। आइए चलते हैं, सीधा उनको सुनते हैं। जब सब सत्य में कतार होती है, जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हम हर एक देश के झंडे पर एक नीला सितारा मांगेंगे, हम हर एक देश के झंडे पर एक नीला सितारा मांगेंगे। हम मेहनत कश वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बार नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बार नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये सेठ व्यापारी रजवाड़े, ये सेठ व्यापारी रजवाड़े, 10 लाख तो हम 10 लाख करो। ये सेठ व्यापारी रजवाड़े, 10 लाख तो हम 10 लाख करो। ये कितने दिन तड़पारों से जीने का सहारा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कर जगवालों से हम मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जय भीम। तो एक मैं बता रहा था कि एक बड़े युवा कवि है, उनका नाम है हुसैन हैदरी। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पक्की किसी बात है। सुना है हुसैन हैदरी का नाम? क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी गुड। तो ये कविता सुनी है, सोइएगा मत? नहीं सुनी ना? तो कविता का शीर्षक, गजल का शीर्षक ही है सोइएगा मत। और कहते हैं कि दहशत का साया फैलना है। अभी फैला नहीं है, अभी लोगों को लग रहा है कि दहशत फैली हुई है आजकल देश में। तो भाऊ कहते हैं कि दहशत का साया फैलना है, सोइएगा मत। अब पूरी रात जागना है, सोइएगा मत। जो डर के भागते हैं हमारे सवाल से, जो डर के भागते हैं हमारे सवाल से, उनसे जवाब मांगना है, सोइएगा मत। ठीक है। और आगे कहते हैं, जो हुक्म दे रहे हैं हुकूमत के नशे में, जो लोग हुक्म दे रहे हैं हुकूमत के नशे में, उनका नशा उतारना है, सोइएगा मत। जो सो रहे हैं, ठीक है, जो सो रहे हैं, उनको जाकर ये बताइए कि कितना जरूरी जागना है, सोइएगा मत।
और हम पर ये फर्ज है, हम बाबा साहब बुद्ध फुले सावित्रीबाई की संतान हैं, तो हमारे ऊपर तो ये फर्ज है। क्या फर्ज है हमारे ऊपर, क्या फर्ज है वो बताते हैं कि हम पर तो ये फर्ज है सो इसे निभाएंगे। हम पर ये फर्ज है, इसे हम निभाएंगे। इस मुल्क को संवारना है। तो ये उड़ गई नींद सबकी? सुना नहीं है? है ना? सब लोगों ने आपको बताया है कि आप लोग नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं, इस देश का भविष्य जो है वो आपके हाथों में है। तो आप अगर सोएंगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है? तो मेरे को बताया गया था कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, करियर कैसे बनाना है। तो भगवान भाऊ है क्या? अच्छा तो पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लंच के पहले वाले सेशन में इन्होंने बहुत विस्तार में आप लोगों को सारे करियर ऑप्शंस बताएं, तो मेरा काम आधा हल्का हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके सामने कौन कौन से अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी आपको बताऊंगा जो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी हटके हैं। उससे पहले एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा। भगवान भाऊ ने जब अपना स्पीच शुरू किया था तो उसके पहले पूछा था कि 8th से 10th के बीच में कितने लोग हैं, 10th to 12th के वाले कितने हैं, 12th के बाद वाले कितने हैं। एक सवाल भूल गए थे आप पूछना, वो मैं पूछ लेता हूँ, पेरेंट्स कितने हैं? ओके, थैंक यू। तो अच्छे नंबर में पेरेंट्स भी है। तो हो सकता है कि मैं जो बात बता रहा हूँ उससे पेरेंट्स जो है वो मेरे से थोड़े नाराज़ हो जाएं या मेरे से सहमत ना हो, तो उनसे मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्या होता है कि जैसे जैसे हम अलग अलग क्षेत्र में काम करना शुरू कर देते हैं, आप अभी स्कूल में हो, कुछ लोग कॉलेज में हैं, फिर जो स्कूल में है वो कॉलेज में जाएंगे, जो लोग कॉलेज में हैं वो लोग नौकरी करने के लिए जाएंगे, जो नौकरी कर रहे हैं वो अगर सरकारी नौकरी में लगते हैं तो उनका एक जगह से दूसरी जगह पर तबादला होगा, ट्रांसफ़र होगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लोग एक कंपनी ज्वाइन करेंगे, 4-5 साल वहाँ काम करेंगे, फिर दूसरी कंपनी में जाएंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमको जीवन में अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। और जैसे विश्वास भाव ने बताया कि अगर हमने अपने दिमाग के दरवाजे और खिड़कियाँ खोल के रखी है तो इन अनुभवों के आधार पर हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। और हमने हमेशा ये समझ के चलना चाहिए कि जीवन में कभी भी सीखने के ऊपर दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। विश्वास बाबू ने बताया कि मैंने MBBS किया था। MBBS करने के बाद मैंने IAS की परीक्षा देने के बाद 2005 में मेरा IAS में सिलेक्शन हुआ। IAS में मेरे को नौकरी लगी, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी। आपको ये भी बताया, आप बिलासपुर में रेलवे रिक्रूटमेंट का मैं चेयरमैन था। आराम से ज़िंदगी कट जाती। लेकिन जो बाबा साहब ने दिया हुआ जो घुट्टी है, जो मूल मंत्र है, शिक्षा जो है वो निरंतर जारी रहनी चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, नई चीज़ें सीखते रहनी चाहिए। तो बाबा साहब का अनुयायी होने के कारण मेरे में वो था कि नहीं, यहाँ पे तो ठीक है, अभी आगे तो सीखने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी तो मिल गई है, रिटायर होने तक आराम से चलेगी, प्रमोशन भी मिलता रहेगा। लेकिन नया सीखने की चाह थी, नया कुछ सीखने की इच्छा थी। तो इसीलिए मैंने नौकरी में से 2 साल छुट्टी ली। जब मैं ऑलरेडी जब नौकरी कर रहा था 2014 में मैंने 2 साल की छुट्टी ली अपनी मास्टर्स की शिक्षा, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। ज़रूरत थी क्या करने की? नहीं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए हमने खुला रहना चाहिए, अपने दिमाग के दरवाजे खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए। ठीक है? ओके। तो कितने, अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ, बहुत मुश्किल नहीं है। आपके जीवन में, और कोई भी हाथ उठा के मेरे को बताए कि वो इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं, आपके जीवन में आपका ध्येय क्या है? व्हाट इज़ योर टारगेट, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव? अपने लाइफ में आपका क्या टारगेट है? क्या आप करना चाहते हो? मैं अपने मम्मी पापा को खुश रखना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिए किया है, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको वो चीज़ दूँ जो उन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है। तो आपका टारगेट है मम्मी पापा को खुश रखना है लाइफ में। और किसी का कुछ टारगेट है लाइफ में, क्या करना है? नहीं, कुछ नहीं सोचा?
लड़कियां तुम लोगों से आगे निकल रही है। एक तो वैसे ही तुम लोग नंबर में कम हो आज के प्रोग्राम में, और उसमें भी अगर चुपचाप बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा। हेलो सर, सेम थिंग माइंड। जो माता पिता हमारे लिए सेक्रीफाइस किए हैं पढ़ाने में, परवरिश करने में, जो संस्कार दिए हैं हमें, उनको हमको आगे लेके जाना है। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भी सेम सर। वो कैसे होगा? ठीक, बैठ बैठ। कैसे होगा? मम्मी पापा ने जो किया है उनको खुश रखना है, सेक्रीफाइस किया है, उस सेक्रीफाइस को उस सेक्रीफाइस का हमको चीज़ बनाना है, उसको वेस्ट नहीं जाने देना है। वो कैसे होगा? पढ़ाई करके क्या करोगे? क्या अचीव होगा पढ़ाई करके? क्या हासिल होगा? बोलो बोलो। किसी अच्छे फील्ड में जाके जॉब करेंगे। नहीं, वो बिना माइक के बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। माइक देते बराबर जो है ना, कुछ हो जाता है कि आवाज़ नहीं निकलती है मुझसे। तो किसी अच्छे फील्ड में जाकर जॉब करेंगे, है ना? क्या अब हमने अभी बोला कि हम बाबा साहब के फॉलोअर हैं, उनकी संतान हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनके मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। क्या सिर्फ अच्छा जॉब करने से बात बनेगी? तो फिर इसका मतलब क्या होता है? संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। मतलब क्या होता है? पहला जो टारगेट है हमारे लाइफ में, वो मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे हिसाब से पहला टारगेट हमारे लाइफ में ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले अच्छे इंसान बने। आपको बहुत बड़ी नौकरी मिल गई, महीने में 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की पगार मिल रही है, लेकिन इंसान आप अच्छे नहीं बन पाए, तो आपके उस 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख की नौकरी का कोई महत्व नहीं है। आप मामूली सी कोई नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं, तो उसका मायना आपके उस लाखों की जो नौकरी है उससे कहीं ज़्यादा है। अब शुरू होती है जद्दोजहद कि अच्छे इंसान बनेंगे कैसे बनेंगे? एक तो है माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, वो तो है ही, लेकिन आप लोग अभी जिस उम्र में हैं, तो इस उम्र का ये तकाजा होता है कि माँ बाप ने जो बोला है उसके एग्जैक्टली अपोजिट करना है ना? ये स्वाभाविक सी बात है। उसको अंग्रेजी में जनरेशन गैप कहा जाता है कि मम्मी पापा को तो कुछ समझ नहीं आता, है ना? उनको तो पता ही नहीं है कि YouTube में जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाले भी वीडियो होते हैं। उनको तो लगता है कि हम लोग ऐसे टाइम पास वाले ही वीडियो देख रहे हैं। YouTube में तो इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना? मम्मी पापा को तो पता ही नहीं है। हम तो यानी दिन में अगर हम 8 घंटा YouTube देख रहे हैं, कितने लोग देखते हैं 8 घंटा YouTube? 1-2 हाथ ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर उठ रहे हैं। अच्छा, हाँ, 4 घंटा रीजनेबल है ना? बार्गेन कर लेते हैं। 4 घंटा 4 घंटे के लिए थोड़े से लोग, हाँ ठीक है। तो सबको यही लगता है कि मम्मी पापा को तो पता ही नहीं है कि YouTube में अच्छी चीज़ होती है, फेसबुक में भी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन पाते हैं, इंस्टाग्राम में अच्छे अच्छे फोटोज़ दिखते हैं, तो इसलिए मम्मी पापा ने बोला कि YouTube मत देखो। तो हम तो भाई YouTube ज़रूर देखेंगे। होता है ऐसे? होता है ना? तो जो मैंने कहा कि संस्कार जो है, मम्मी पापा तो अपने हिसाब से बेहद प्रयास करते हैं अच्छी चीज़ें सिखाने की, लेकिन उम्र का तकाजा कुछ ऐसा है कि माँ बाप ने बोली हुई बातें जो है वो उतनी हजम नहीं होती है ना? तो उससे कुछ अलग करना है। लेकिन मैं जो आपको कह रहा था कि हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने आपको कविता पढ़ के सुनाई कि दहशत का साया फैलना है। तो अगर दहशत का साया फैलना है, हमको पता है कि चीज़ें इस तरह से बिगड़ने वाली है, तो हमको तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? तो जैसे अभी YouTube की बात निकली है ना, तो सब लोग YouTube देखते हैं, बहुत सारे लोगों के फेसबुक में अकाउंट होंगे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट होंगे, और पता नहीं और क्या क्या होता है ना, ट्विटर और ये और वो, एक्स, आजकल एक्स कहलाता है। अगर सही में आप सफलता चाहते हैं, अगर सही में आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, सही में कोई अच्छी सी नौकरी पाना चाहते हैं,
पहला काम करिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात बकवास किए जा रहा हूँ ये कैसे हो सकता है? फेसबुक अगर डिलीट कर दिया तो दोस्तों के साथ कांटेक्ट कैसे होगा? अपनी फोटो शेयर कहाँ पे करेंगे? इंस्टाग्राम अगर नहीं रहा तो फोटो कहाँ भेजेंगे? बराबर है ना? लोगों को कैसे दिखाएंगे कि हम कितने डैशिंग है, कितने स्मार्ट है और पता नहीं क्या क्या। जो अभी आजकल बहुत बात चल रही है ना, विकसित भारत बनाने की, डेवलप्ड इंडिया बनाने की। डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड क्यों होती है पता है? अभी लगता है लोगों को कि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत बड़े बड़े रास्ते हैं और बहुत सब हाईटेक होता है और सारी जो टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पर होती है, वो इसीलिए डेवलप्ड होती है। वो नहीं। अच्छा, ये मैं ना आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैंने बोला था ना कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल की छुट्टी ली थी, तो मैंने मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर्स जो है, वो अमेरिका में जाके किया था। तो मैं 2 साल यूएसए में रहा था 2014 से 2016 तक। और उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, विकसित देश सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण विकसित नहीं होता है। विकसित देश होता है लोगों की सोच के कारण। वहाँ के जो लोग हैं वो वैज्ञानिक आधार पर, साइंटिफिक टेम्पर जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, विज्ञान के आधार पर सोचते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। तो उन देशों को ये पता चला कि भाई हमारे आने वाली नस्ल जो है, आने वाली जो जनरेशन है, वो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इनके कारण जो है उनकी वो दिशा भटक रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी उन्होंने एक कानून पारित किया कि जिसमें स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है और 16 साल तक बच्चे सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं खोल सकते। उनकी समझ में आ गई बात कि अगर यंग जनरेशन को सही डायरेक्शन में लेकर जाना है तो ये सोशल मीडिया जो है वो बड़ा ही डेंजरस है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम उनके जैसा बने, डेवलप्ड हो जाए, तो सिर्फ बड़े बड़े रास्ते, बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बनने से बात नहीं होगी। हमको अपनी सोच भी वैसे बदलनी पड़ेगी। न्यूयॉर्क सिटी का नाम सुना है? न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका, सुना है ना? न्यूयॉर्क सिटी में 8वीं से 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग 8वीं के ऊपर वाले ही है ना, कि 8वीं 8th के नीचे भी है, 7th 6th वाले भी कोई है नहीं? सो 8th से 12th के जो बच्चे थे स्कूलों के, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, एक संगठन शुरू किया जिसका नाम है नियो लडाइट मूवमेंट। अब वो क्या है मैं समझाता हूँ आपको 2 मिनट में। लडाइट मूवमेंट नाम का एक मूवमेंट हुआ करता था 19वीं शताब्दी में, यानी 1850-1860 के आसपास। किसी ने नाम सुना है क्या नियो लडाइट मूवमेंट का? इतिहास में, इतिहास याद आ रहा है किसी को? नहीं पता? अच्छा ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसी ने नाम सुना था? इतिहास में पढ़ा था 8th 9th 10th में। औद्योगिक क्रांति पता है ना? औद्योगिक क्रांति क्या थी? औद्योगिक क्रांति याद आ रहा है कुछ? क्या था औद्योगिक क्रांति का? क्या मतलब था? नहीं, माइक नहीं देता हूँ, ऐसे ही नहीं याद आ रहा। औद्योगिक क्रांति का मतलब था कि पहले मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ, तो सब काम जो है वो हाथ से होता था, है ना? तो अगर जूता बनाना है तो वो हाथ से बनाया जाता था, कपड़ा बुनना है तो वो हाथ से किया जाता था, सब कुछ हाथ से होता था। फिर जब मशीन का आविष्कार हुआ और सारे काम जब मशीन से शुरू होने लगे, उस प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, इंडस्ट्रियल। संक्षेप में, वैसे तो बहुत बड़ा डेफिनेशन है उसका, लेकिन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो उसको हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते थे। इस इंडस्ट्रीज आने लगी बड़ी बड़ी, क्योंकि मशीन का आविष्कार हुआ। कौन से सबसे पहले ये क्यों हुआ? कौन सी मशीन आई थी वो जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ? एक ऐसी मशीन थी, क्या किसी ने बोला? इंजन। कौन सा इंजन? भाप इंजन। किसने बनाया था? जेम्स वॉट ने बनाया था, करेक्ट, ठीक है। तो जब वो इंजन बना तो बहुत सारी गतिविधियां जो पहले इंसान खुद करता था वो अभी इंजन के जरिए से होने लगी, जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया। अब क्या हुआ? जैसे ही मशीन आई, तो मशीन आने के बाद क्या हुआ? जो काम 10 इंसानों को करने की ज़रूरत पड़ रही थी वो अब एक मशीन करने लगी। अब होता है ना, हम भी देखते हैं, हमारे यहाँ पे भी ऐसे होता है कि कोई मशीन आती है ना। पहले टाइपिंग होता था, अभी कंप्यूटर आ गया, अभी तो वो वर्बल कमांड आ गए कि आप बोल दो और वो टाइपिंग हो जाता है, डिक्टेशन दे दो और वो टाइपिंग हो जाता है, बराबर है ना? होता है ना ऐसा?
तो पहले जब 50 लोगों का काम था वो एक मशीन करती थी। तो मशीन आने की वजह से क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट। अभी बात हो रही थी बीच में ना, सवेरे के सत्र में कुछ वक्ताओं ने बताया था क्या कि 2-3 एग्जाम्पल दिए थे कि भिलाई स्टील प्लांट में पहले 90,000 लोग हुआ करते थे, अभी 20,000 बचे हुए हैं। हुआ ना ऐसे? बोला ना किसी ने? अभी आपको पता है ना, एक नई चीज़ आने वाली है, अभी ऑलरेडी अमेरिका में आ चुकी है, हमारे यहाँ पे भी 2-3 साल में आ जाएगी। ड्राइवरलेस कार के बारे में सुना है किसी ने? ड्राइवरलेस कार, बिना ड्राइवर की कार, ऐसी कार जिसमें ड्राइवर होगा ही नहीं, वो अपने आप चलेगी। और मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये कोई कल्पना वाली बात नहीं है, अभी ये हो चुका है। अभी अमेरिका में ऑलरेडी ये बिना ड्राइवर की कारें चल रही है। टेस्ला के अलावा और बहुत सारी कंपनीज ने बनाई हैं। तो वो कार जो है वो अपने आप देख लेती है कि कहाँ भीड़ है, रेड सिग्नल आ गया तो ब्रेक लगाना है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। तो उस जमाने में वैसा हुआ जो मैं बता रहा हूँ आपको। 1850 का समय जब था, जब स्टीम इंजन आया और मशीन आने लगी, तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जाने लगी। सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा हैंडलूम के क्षेत्र में। करघा होता है ना, हथकरघा जिसको बोलते हैं, जिससे कपड़ा बुना जाता है, जिसको हैंडलूम कहते हैं। तो पहले हाथ से कपड़ा बुना जाता था, अब मशीन वाला लूम आ गया, तो मशीन से कपड़ा बनने लगा। तो जिनकी नौकरियां चली गई, तो एक पात्र है उस समय में, उसका नाम था नेड लड, NED, नेड, LUDD, लड। तो कहते हैं ऐसा, अब अभी उसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ऐसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में था या नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति था नेड लड नाम का। तो वो क्या करता था, वो व्यक्ति जाके जहाँ जहाँ वो स्टीम इंजन के आधार पर कपड़ा बनने वाली मशीन लगती थी, उस मशीन को जाके तोड़ देता था। तो उसके जो फॉलोअर्स थे, उसके जो अनुयायी थे, उनको लडाइट कहा जाता है, लडाइट। तो वो लोग क्या करते थे, बेसिकली वो लोग टेक्नोलॉजी के विरोध में थे कि भाई टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमारी नौकरियां जा रही है, तो जो टेक्नोलॉजी आई है उसको तोड़ दो, तो हमारी नौकरियां बची रहेंगी। इसलिए वो लोग जाके वो मशीन वाली जितनी भी फैक्ट्रियां होती थी उनको तोड़ देते थे। ठीक है, ऐसे लोगों को लडाइट कहा जाता था। अब तो बेसिकली उसका थोड़ा सा एक नकारात्मक, निगेटिव कनोटेशन था उसका, लडाइट वर्ड का, कि जो टेक्नोलॉजी के विरोध में है। अब जो हो रहा है, मैं जो आपको बता रहा था, अमेरिका में आपके उम्र के जो बच्चे हैं, आपकी उम्र के बच्चे, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक संगठन तैयार किया जिसको बोला नियो लडाइट, यानी नई तरह के लडाइट। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हमको हानि होने वाली है, हम उसका विरोध करते हैं। तो ये 8वीं से 12वीं के बच्चे जो है, उन्होंने खुद से ये निर्धारित किया कि हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो बात को? मैं आपके उम्र के बच्चों की बात कर रहा हूं। आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि दुनिया जो है, जो विकसित देश जो है, वो किस दिशा में सोच रहे हैं, ये आपको अभी समझना पड़ेगा। अगर हम अभी नहीं समझे तो हम कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो टेक्नोलॉजी है, हमारे दिमाग को ये पूरी तरह से जो है एक जहर जैसा हमारे दिमाग में घोला जा रहा है। व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, उसके ऊपर हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप में जो लोग चीज़ों को वायरल करते हैं, हम उसको सही समझना शुरू कर देते हैं, उसके आधार पर हम अपना मत बनाने लगते हैं, हमारी सोच उससे निर्धारित हो रही है। तो उस देश में ऐसा चल रहा है कि ये टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए हानिकारक है, हम टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे, ऐसा 8वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे निर्धारित कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? अब सेकंड सवाल ये पैदा होता है, और ये फिर अगेन सिर्फ 8वीं 12वीं के बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ये सभी जो हमारे यंगस्टर्स हैं, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ये समझ, ये सोच तब आती है जब हम ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हैं। जब मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, तब मैं आपके स्कूल के किताबों की बात नहीं कर रहा हूं। स्कूल की किताबें पढ़ना जो है, वो हमने खुद को उन स्कूली किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। तो मैंने जो अनुभव किया 2 साल में अमेरिका में रहते हुए, वो ये था
कि वो देश विकसित होने का, डेवलप्ड कंट्रीज़ होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वहाँ के बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग बहुत करते हैं। जो पाठ्यक्रम के अलावा किताबें हैं, स्कूली किताबें छोड़ के बाकी किताबें पढ़ना उन बच्चों को पहली या दूसरी कक्षा से पढ़ाया जाता है। पहली या दूसरी कक्षा से। इट इज़ नेवर लेट टू स्टार्ट। ये मत सोचिए कि अभी तो हमने तो नहीं पढ़ा था पहली या दूसरी कक्षा से, तो अभी क्यों पढ़ेंगे, हो गया, टाइम तो निकल गया। टाइम पढ़ने के लिए कभी टाइम निकलता नहीं। आपको पता है ना, बार बार हमारी चारों तरफ जो है बाबा साहब की तस्वीरें लगी हुई है, बाबा साहब की कहानियां सुनी होगी। कितनी किताबें थी बाबा साहब के पास? लाखों। वो कहानी बताया ना कि बाबा साहब जब इंग्लैंड से वापस आ रहे, इंग्लैंड से नहीं सॉरी अमेरिका से जब वापस आ रहे थे, वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब, तो बाबा साहब एक खबर को सुनकर बड़े दुखी हो गए थे। क्या खबर थी वो? हाँ, जिस जहाज में उनकी किताबें आ रही, वो एक अलग जहाज में, उस वक्त प्लेन नहीं थे तो जहाज जो है उससे सफ़र करना पड़ता था। तो बाबा साहब एक जहाज में आ रहे थे, उनकी किताबें दूसरी जहाज में आ रही थी। तो जिस जहाज में उनकी किताबें आ रही थी, तो मैंने कहा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस जहाज के ऊपर बॉम्ब गिर गया और वो जहाज डूब गया, तो बाबा साहब की सारी किताबें डूब गई। तो बाबा साहब कई दिनों तक डिप्रेशन में थे कि मेरी इतनी सारी किताबें चली गई। बाबा साहब ने मुंबई में दादर में राजगृह नाम का घर सिर्फ किताबों के लिए बनाया। उनको किताब रखने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए उन्होंने एक घर बना दिया लाइब्रेरी के लिए। उनको खुद के रहने की कोई परवाह नहीं थी कि मैं कहाँ रहूँगा, उनको था कि मेरी किताबें कहाँ रही। तो हमको जो एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग की आदत हमने अभी से, और मैं जैसे कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी बड़ी किताबें। आप हैरी पॉटर की किताब से शुरू करो। आई मीन अंग्रेजी में हैरी पॉटर है, हिंदी में और भी कुछ दूसरी किताबें होंगी। हैरी पॉटर सुना है ना नाम? हैरी पॉटर मूवी देखी होगी हैरी पॉटर की। तो किताबें भी आई सीरीज में। हाँ, किताबें भी, तो पहले किताबें आई उसके बाद मूवी बनी। तो हैरी पॉटर पढ़ो, शर्लॉक होम्स पढ़ो, और इस एज के लिए कई सारी किताबें होती है। अब ये समस्या ज़रूर है कि कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि हमारी लाइब्रेरीज़ में एक तो लाइब्रेरी होती नहीं है हमारे देश में, शहरों में, गाँव में, और अगर लाइब्रेरी होती भी है तो उनमें किताबें नहीं होती है। तो भाऊ एक उपक्रम ये चलाएं कि कहीं पर रीडिंग रूम ही बना ले जहाँ पर किताबें रखी जाए कुछ। यही अपने अभी डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में लाइब्रेरी बनाई और किताबें डोनेट की। क्या बात है, भाऊ के लिए तालियां हो जाए। तो जो लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं वो लोग यूट्यूब और फेसबुक देखने के बजाय उसके ऊपर किताबें डाउनलोड करके किताबें पढ़ें। बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट PDF कॉपी में अवेलेबल होती हैं। और यकीन मानिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग अच्छा है तो आप बाकी लोगों से एटलीस्ट 25% मार्क्स ज़्यादा लाओगे। ये फिर मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप लोगों की परिस्थिति है वैसे मैं जब बचपन में, मेरी भी परिस्थिति कुछ वैसी ही थी। उन्होंने बताया आपको कि हम लोग सब लोग जो है किसी न किसी तरह का स्ट्रगल करके ही आगे बढ़े हैं। नवोदय विद्यालय का नाम सुना है किसी ने? आप लोगों में से किसी ने सुना है नवोदय विद्यालय का नाम? हॉस्टल होता है ना, गवर्नमेंट वाला हॉस्टल होता है। मैंने अपनी पढ़ाई नवोदय विद्यालय में की है, ठीक है? तो आप समझ सकते हो 10वीं तक की मेरी पढ़ाई नवोदय विद्यालय में। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को भी पढ़ने का महत्व जो है वो बहुत लेट पता चला। जब मैं UPSC की परीक्षा दे रहा था, IAS की जब परीक्षा दे रहा था, तब कुछ ऐसे सवाल, IAS की परीक्षा का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है उसमें ये समझ के चलो आप लोग कि आसमान के नीचे जितनी चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, मोटा मोटा। जनरल स्टडीज़ पेपर के लिए आप लोगों में से कुछ लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये पता होगा कि मैंने जब पहला मेरा अटेम्प्ट दिया IAS की परीक्षा का और जनरल स्टडीज़ का जब पेपर आया तो मैंने देखा कि इतनी पढ़ाई की थी मैंने उस परीक्षा के लिए। और उसके मैं पहले प्रीलिम्स, IAS की परीक्षा में 3 स्टेप्स होती है, प्रीलिम्स होती है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। और आपको तीनों स्टेप्स जो है वो सेपरेटली पास करनी पड़ती है।
आपने प्रीलिम्स पास करने के बाद आपको मेंस देना होता है, आपने मेंस देने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, और अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए और उसमें फेल हो गए तो अगले बार आपको फिर से प्रीलिम्स देना होता है। ऐसा नहीं है कि अभी मेंस दे दिया तो हो गया, अभी अगली बार प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स ही पास नहीं कर पाया था। फिर मैंने आके सोचा कि मैंने कहा अरे मैं 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई कर रहा था, और उसके पहले स्कूल में, कॉलेज में आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। आप समझ सकते हो, अगर मेरे को मेडिकल में, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन मिली थी तो मेरे को ठीक ठाक मार्क मिले होंगे 12th में, इसके कारण मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिली, है ना। आपको पता है मेडिकल में एडमिशन मिलना कितना कठिन होता है। तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मैं मेरे स्कूल में भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मैं कॉलेज में भी अच्छा स्टूडेंट था। और मैं जब पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया तो मेरे को बहुत शॉक लगा कि मैं फेल, लाइफ में पहली बार फेल हुआ था मैं, उसके पहले मैं कभी फेल नहीं हुआ। तो मैंने उसका एनालिसिस करना शुरू किया, मैंने कहा क्यों फेल हो गया। और जैसे मैंने बताया कि 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ और पहले अटेम्प्ट में फेल। तब मेरे को पता चला कि जो सवाल पूछे गए थे वो ज़रूरी नहीं है कि जो IAS परीक्षा की प्रीलिम्स की गाइड आती है उसमें के ही हो। जैसे एक सवाल आया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंड ऑफ हिस्ट्री। अब एंड ऑफ हिस्ट्री मेरे को उस वक्त पता ही नहीं था कि वो एक किताब का नाम है। फ्रांसिस फुकुयामा नाम के एक राइटर है जिन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री नाम की किताब लिखी है, और वो सवाल उस किताब के बारे में था। अगर मेरे को वो किताब का ही नाम नहीं पता तो मैं उस सवाल का जवाब कैसे दूंगा। और ऐसे बहुत सारे सवाल थे उस परीक्षा में, और ये मैं बात कर रहा हूँ ईयर 2002 वॉज माई फर्स्ट। तो 2002 में तब मैंने जाना कि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग, पाठ्यक्रम के अलावा जो किताबें पढ़नी है वो ना पढ़ के मैंने कितनी बड़ी गलती की, समझ रहे हो। तो इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जल्दी से पास होना है, अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तो आपको अलग अलग किताबें पढ़ना। शुरू में तो मेरे ख्याल से आप जीवनियाँ पढ़ने से शुरू करिए। बाबा साहब की जीवनी, सावित्रीबाई फुले की जीवनी, महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी, पेरियार की जीवनी, सारी जीवनियाँ अवेलेबल है। बायोग्राफी जिसको कहते हैं। आइंस्टाइन, भगवान भाव ने आइंस्टाइन का फोटो दिखाया था जब भी आपको प्रेजेंटेशन के दौरान, तो आइंस्टाइन की जीवनी पढ़िए, अब्राहम लिंकन की जीवनी पढ़िए, बराक ओबामा की जीवनी पढ़िए। इनसे हमको इंस्पिरेशन मिलेगा कि ये जितने बड़े बड़े लोग होकर गए हैं उन्होंने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। किताबें पढ़ने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा और है। अब आपने भगवान भाव का जब प्रेजेंटेशन देखा तब आपने देखा उसमें कि करियर में कितने सारे ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग में 10-12 टाइप की अलग अलग इंजीनियरिंग की डिग्रियां हैं, फिर फैशन टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइन है, कितने, मेरे ख्याल से 30-40 टाइप के आपको करियर ऑप्शन बता दिए थे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका चॉइस क्या है ना। उन्होंने वो ये भी बताया आपको कि आपको जो अच्छा लगता है वो करियर चूज़ करिए। आपके माँ बाप ने बताया कि ये करो इसलिए वो चूज़ मत करिए, या आपके दोस्त वो कर रहे हैं इसलिए वो करियर चूज़ मत करिए। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपको अच्छा क्या लगता है ना, कि भाई आपका इंटरेस्ट मेडिकल में है या इंजीनियरिंग में है, या फार्मेसी में है या नर्सिंग में है, या हॉर्टिकल्चर में है या एग्रीकल्चर में है, या मेटलर्जी में है, या आर्कियोलॉजी में है, या हिस्ट्री में है। कैसे पता चलेगा? तब पता चलेगा जब आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करोगे। फिर मैं एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैंने MBBS में सिर्फ इसलिए एडमिशन ली क्योंकि उस वक्त हमारे पास ऐसा था, मैंने जैसे सवेरे भी मेरे 2 मिनट के भाषण में ये बताया था कि अगर आप अच्छे विद्यार्थी हो स्कूलों में तो आपके पास 2 ही करियर ऑप्शन है, इंजीनियर या डॉक्टर। अब मेरे साथ ये हुआ, जब मैंने अपनी 10वीं पास करी थी 1992 में। 1992 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्कूलों में जो सिलेबस हुआ करता था उसमें साइंस के 3 पेपर, साइंस का एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसमें 50 मार्क होते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। 50 मार्क फिजिक्स, 50 मार्क केमिस्ट्री, 50 मार्क बायोलॉजी, ऐसे 150 मार्क का एक पेपर होता था। और गणित का एक पेपर होता था, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, 75 मार्क्स। तो 150 मार्क्स साइंस एंड 150 मार्क्स मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में मेरे को 150 में से 142 मार्क्स मिले। अच्छे है कि बुरे हैं? अच्छे है ना।
अच्छा सब मानते हैं ना, अच्छा 150 में से 142 गुड मार्क्स ना। तो मैथमेटिक्स में आई गॉट 142 मार्क्स, साइंस में आई गॉट 148 मार्क्स आउट ऑफ 150। सिर्फ 2 मार्क कटे मेरे। नहीं सुन लो बात, सुन लो। तो क्या हुआ, तो लोगों ने मेरे को बोला, जो बड़े सीनियर लोग जो थे उन्होंने मेरे को बताया कि भाई तुम ना मैथ्स में बड़े वीक हो, साइंस में स्ट्रांग हो, तो तुमने मेडिकल कर लेना चाहिए। यही वजह थी मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया। दूसरी कोई, मेरे को नहीं पता था कि मेरे को इंजीनियरिंग पसंद है या मेडिकल पसंद है। आई डिड नॉट। इट वॉज ओनली आफ्टर एंटरिंग एमबीबीएस, जब मैंने एमबीबीएस में एंटर करने के बाद पहली क्लास में जब मैं बैठा, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरी चॉइस तब तक पता ही नहीं थी। मेरे को क्या चीज़ पसंद है, कौन सा विषय मेरे को पसंद है, मेरे को पता ही नहीं। क्यों नहीं पता था? क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था स्कूलों की किताबें छोड़कर। जो स्कूलों की किताबें है वो सिलेबस होता है, ये पढ़ना है, पढ़ लिया, उसको छोड़ के और कुछ नहीं। तो कैसे पता चलेगा? तब फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अभी एमबी मेडिकल में आ तो गए हैं, लेकिन मैंने इसमें तो कुछ हो नहीं पाएगा, आगे कुछ तो अलग करना पड़ेगा, है ना। तब मैंने सोचना शुरू किया, फिर तब सिविल सर्विसेज के बारे में, आईएएस के बारे में पता चला, और फिर वो एग्ज़ाम दी। और जब वो एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तब मेरे को लगा कि मेरे को इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत पसंद आता। इन्हें जनरल स्टडीज़ में सब पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें एक इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो है वो भी पढ़ना पड़ता है। तब मेरे को लगा कि यार इकोनॉमिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। और इसलिए फिर मैंने जो मास्टर्स करा वो लेबर इकोनॉमिक्स में किया। जब मेरे को मौका मिला मास्टर करने का, तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करूंगा मैं। तो हालांकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आया, सिविल सर्विसेज में गया, लेकिन मैंने मास्टर्स करी लेबर इकोनॉमिक्स में। तो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आपका चॉइस क्या है, और उस आधार पर आप अपनी समझ बूझ के हिसाब से अपना करियर चूज कर पाएंगे कि हमको करना क्या है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको वो समझ नहीं आएगा, आप वही हो जाएगा। फिर पेरेंट्स ने जो बोला है, फ्रेंड्स ने जो बोला है, रिलेटिव्स ने जो बोला है, उनकी बात सुनकर आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। उम्र के जिस पड़ाव पर आप लोग अभी है, अगर आपने अभी ये 3 या 4 चीज़ें अगर कर ली, तो आप ये समझ के चलो कि आपकी शुरुआत आपने बेहतरीन कर ली है, और अभी समय है ये चीज़ें करनी। क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी की वजह से ज़माना बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है। वो अंग्रेज़ी में एक कहावत है वेल बिगन, सुना है किसी ने? सुना है? वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी की है आपने, तो ये समझ के चलो आपने आधा काम तो ख़त्म कर दिया, आधी जंग तो वहीं पर जीत ली। तो शुरुआत अभी क्या करनी है? शुरुआत अभी करनी है, उसके पहले क्या करना है? एक्स्ट्रा करिकुलर के पहले हाँ बराबर है, फेसबुक इंस्टा का अकाउंट डिलीट करना है। ठीक है, आई एम वेरी सीरियस। आप नहीं मानोगे। अब मेरे को ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने की, लेकिन 1 साल पहले मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं ऑफिस में सिर्फ लंच टाइम के समय में ना फेसबुक और इंस्टा देखता था। ठीक है, लेकिन वो इंस्टा और फेसबुक देखने के चक्कर में मेरा लंच टाइम जो है वो आधे की जगह 2 घंटे का होने लग गया। क्योंकि मैं लंच तो 15 मिनट में ख़त्म कर देता था, लेकिन फेसबुक और इंस्टा जो है वो 2 घंटे तक चलते रहता था। तो मैंने 1 साल पहले मैंने अपना फेसबुक और इंस्टा डिलीट कर दिया। मेरे पास फेसबुक इंस्टा अकाउंट नहीं। आप ताली तब बताओगे जब इन्होंने सब लोगों ने जो है अपना अकाउंट डिलीट करेंगे। मेरी बात सुन के अगर आप लोगों में से 15 लोगों ने भी वो अपना अकाउंट अगर डिलीट कर दिया, तो मैं समझूंगा कि मेरी बात जो है वो सार्थक हो गई है। ठीक है, नहीं उसके बहुत सारे विपरीत परिणाम हैं। आप कभी जाकर गूगल सर्च करो डिसएडवांटेजेस ऑफ इंस्टा एंड फेसबुक, आपकी मेंटल स्टेट को वो इतना बुरी तरह से बिगाड़ देता है कि आपको रियलाइज़ नहीं होता। तो पहला काम आपको वो करना है। दूसरा काम आपको पढ़ने की आदत डालनी है। जितनी बुक्स आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल है सिलेबस को छोड़कर, वो सारी बुक्स आप पढ़ लीजिए। जो कुछ पढ़ सकते हो आप, अच्छी किताबें जितनी मिलती है आपके एज के हिसाब से, वो सारी किताबें पढ़ लीजिए। तीसरी चीज़ क्या करनी है आपको? क्या बताया था मैंने? अच्छा इंसान बनना है। वो कॉन्शियस एफर्ट जो है
कि अभी से हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करनी है। अच्छा, जो बाबा साहब के समाज का व्यक्ति है, जो बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति है, वो ये बात समझ ले कि एक अच्छा करियर बनाने के बाद, एक अच्छा जॉब मिलने के बाद, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के बाद आप अगर अपने समाज को वापस कुछ नहीं दे रहे हो तो आपका उस पोजीशन पे पहुंचना बेकार है। आपका अच्छी नौकरी लेना बेकार है। ये बात अभी से आप गांठ बांध के रखिए कि जब मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनूंगा या बनूंगी, तब माँ बाप तो है ही हैं, लेकिन वो माँ बाप के साथ हमारा समाज भी है। उस समाज को मेरे को वापस देना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपके सारी अचीवमेंट्स बेकार हैं। तो ये तीसरी बात ध्यान में रखिए अभी से कि मेरे को अच्छा करियर, अच्छा इंसान इसीलिए बनना है कि मैं अपने माँ बाप के साथ साथ अपने समाज की भी सेवा करूँगी। उनको वापस जो मेरे को समाज से मिला है वो उनको वापस दूंगा या वापस दूंगा। ये बातें गांठ बांध के रखिए। और मैंने जैसे कहा, कुछ लोगों को तुरंत ये बात समझ में आएगी, कुछ लोगों को 6 महीने के बाद ये समझ में आएगी, कुछ लोगों को साल भर के बाद ये बात समझ में आएगी। जब भी समझ आए, अगर आप लोगों में से स्पेशली जो यंग वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, उनमें से 50% लोगों को भी अगर ये बात समझ में आ गई और उन्होंने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, तो मैं समझूंगा कि मेरी जो विजिट आज यहाँ हुई है वो सक्सेसफुल है। थैंक यू वेरी मच। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अनुराग मिश्राम जी ने बहुत विस्तृत तरीके से बताया कि हमारे युवाओं को किस तरह से फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट करना है, एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना है, साथ ही उन्हें कोर्स की किताबों के अलावा अन्य किताबों का अध्ययन करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाग लेना है, सफल बनना है। हमने जो मेहनत से जो सफलता अर्जित की है उसका फ़ायदा हमें समाज को भी लौटाना है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।